अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल का। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत थोड़ी होती है तमाम टेम्परेचर्स पर, लेकिन इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। अब था क्या, जब फर्स्टली इनको ऑब्ज़र्व किया गया इन मटेरियल्स को, तो क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी वही मटेरियल होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत छोटी होती है। तो जब इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर थी ना, जब वो देखी गई ना, तो वो डिफरेंट थी पूरी की पूरी आपके जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थे उनकी स्ट्रक्चर से। ये क्लासिफिकेशन ही डिफरेंट बनती थी। तो फिर इनको अलग कैटेगराइज किया गया और 1932 के अंदर बंदा आया कि नील, उसने इसको एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन किया इसको वाइज मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत, जिस तरह हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन किया था। अब इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है जो टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती है, वो नेक्स्ट हमें दिखाया गया है ग्राफ में। यहाँ पर देखें तो आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है, जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं आपकी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और एक पॉइंट पर जाके ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये जो टेम्परेचर है इसको क्रिटिकल टेम्परेचर या नील का टेम्परेचर भी कहते हैं। जब आप इससे फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं ना, तो इससे फर्दर फिर जो मटेरियल है ना वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल में फॉल करता है। इससे जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके पास मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा, इससे जब भी आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो यहाँ पर अगर 1/, ससेप्टिबिलिटी ग्राफ देखें तो ये देखें नील टेम्परेचर से अबव ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये जो लाइन होती है ये बेसिकली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है, लेकिन अब जब हम इसको बैक ड्रा करें तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि इसने वाइज थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। तो जो वाइज थ्योरी थी वो बेसिकली आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डील करती थी। इसका भी रोल बिल्कुल फेरो जैसा ही है, लेकिन इसमें जो आपके पास अलाइनमेंट होती है वो एक दूसरे बिल्कुल एंटी पैरेलल होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसके जो इंट्रोडक्शन में जो बातें थी, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका जो वर्किंग है वो बिल्कुल वैसी है जिस तरह के हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है। तो ये मटेरियल भी जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे बिलो ये एंटी फेरो होते हैं और उससे अबव पैरामैग्नेटिक होते हैं। बिल्कुल क्रिटिकल टेम्परेचर की तरह जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके पास पैरा होते हैं अबव द क्रिटिकल, और बिलो द क्रिटिकल वो क्या होते हैं, फेरो होते हैं। तो आप इसको एक दूसरे से इंटर रिलेट कर सकते हैं। वहाँ पर वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, यहाँ पर नील टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे एंटी फेरो ही होते हैं, अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कम हो या बिलो हो जहाँ पर वो पैरा होता है। तो अब यहाँ पे ये कुछ मटेरियल्स मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी मेंशन की हुई हैं। बेसिकली जो ज़्यादातर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और आयनिक कंपाउंड में हमारे पास ऑक्साइड्स भी होते हैं, सल्फाइड भी होते हैं, क्लोराइड वगैरह भी होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स हैं ये मोस्टली आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही होते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी से भी एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो हमारे पास ये थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, और जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी निकालते थे तो हमारे पास फिर ससेप्टिबिलिटी का जो फार्मूला आता है क्यूरी वाइज के अकॉर्डिंग वो थीटा टी प्लस थीटा ओवर सी, और जब हम ससेप्टिबिलिटी निकालते थे तो सी ओवर टी प्लस थीटा और माइनस इंटू माइनस थीटा हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्यूरी वाइज ला इसको एक्सप्लेन करता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और आपका थीटा आपके मॉलिक्यूलर फील्ड कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपका थीटा आपके मॉलिक्यूलर फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके पास पैरामैग्नेटिक रीजन के अंदर वो फील्ड जो होता था आपका मॉलिक्यूलर फील्ड, वो आपके अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज करता था, लेकिन वो लेस अपोज करता था। आप देखें यहाँ पर थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब क्या कि यहाँ पर जो आपके पास फोर्स आएगी, एक्सचेंज फोर्स, जिसने के आपके पास अनबैलेंसिंग क्रिएट करनी है, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक्सचेंज फोर्स डिपेंड करती है थीटा पर। थीटा पॉजिटिव हो तो आपकी एक्सचेंज फोर्स भी पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर ये रिलेशन शो कर रहा है कि आपके पास एक्सचेंज फोर्स क्या है, नेगेटिव। अगर इसको आप फर्दर एलेबोरेट करना चाहें तो हम समय हमारे पास ना एक आयनिक मटेरियल है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, और अगर हम उसको बिलो उसके रूम टेम्परेचर ले जाएं, इतना नीचे ले जाएं कि वहाँ पर जो थर्मल एजिटेशंस है या जो थर्मल एनर्जी वो बहुत कम हो जाए, टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, तो आपके पास जो मटेरियल है ना वो आपके पास एंटी फेरो होगा।
और आपके पास जितने भी लैटिसेस हैं ना वो सब लैटिसेस में डिवाइड हो जाएंगे। जब सब लैटिसेस में वो डिवाइड होंगे तो आप देखेंगे कि जो सब लैटिसेस बने, लेट्स से हमारे पास एक अदद लैटिस था जिसमें सब लैटिसेस बन गए हैं ए बी। तो अब देखें इनमें अलाइनमेंट, अगर सिंपल एक सब लैटिस देखें ना तो ये एज आ फैरो की तरह एक्ट कर रहा है, सब में बिल्कुल अलाइनमेंट है। तो इसका रीज़न, इसका मतलब क्या होगा, अगर सिर्फ सब लेटर्स को देखें ना तो ये फैरो के तौर पर एक्ट कर रहा है, लेकिन जब ओवरऑल क्रिस्टल देखेंगे तो ओवरऑल क्रिस्टल हमारे पास होगा न्यूट्रल, क्योंकि इस सब लेटर्स का जो इफेक्ट है ना, मॉलिकुलर इफेक्ट है, वो ये जो बी का सब लेटर्स है वो बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल है, वो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल। तो ओवरऑल हमारे पास टेम्परेचर, ओवरऑल हमारे पास क्रिस्टल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब यहाँ पर जो आपके पास एक बात जो बहुत इसेंशियल है वो फिर ये बनती है कि अगर आपने एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अलाइनमेंट होती तो है, लेकिन अलाइनमेंट में अगर आपने लेट्स से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपने मटेरियल को अलाइन करना है तो ये जो बी लेयर्स हैं बी, इनको आपको 180 पे रोटेट करवाना पड़ेगा, और इस पे रोटेशन के लिए आपका एक्सचेंज फोर्स का फैक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड रिक्वायर्ड है अगर आपने इसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है। बाकी अगर बात करें टेम्परेचर्स की, कंपैरिजन की बात करें एंटी फेरो को फेरो के साथ, तो एंटी फेरो में जो टेम्परेचर होता है नील टेम्परेचर, उसका बिल्कुल वही रोल होता है जो क्यूरी टेम्परेचर का होता है आपके पास फेरो और पैरा में। तो क्यूरी से नीचे नीचे एंटी फेरो और उससे ऊपर पैरा, इसी तरह आपके पास जो क्यूरी टेम्परेचर है उससे नीचे नीचे आपके पास फेरो, और उससे ऊपर ऊपर आपके पास पैरा। आई थिंक मैंने, हाँ ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अगर मैं इन सब बातों को सम अप करूँ तो इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, बहुत स्मॉल होती है, और वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स का बिहेवियर बहुत लो टेम्परेचर पर ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। जितने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे ही एंटी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड है, सल्फाइड वगैरह हैं या क्लोराइड वगैरह हैं, ये ज़्यादातर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का मटेरियल शो करते हैं। एंटी का जिस तरह की वर्किंग है वो बिल्कुल वैसी है जिस तरह की फेरो की है। यहाँ पर टेम्परेचर नील टेम्परेचर के तौर पर यूज़ होता है, वहाँ पर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के तौर पर यूज़ होता है। अगर डिफरेंस लिखने को आ जाए तो ये 4-5 चीज़ों को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म।